नमस्ते दोस्तों। रात के आसमान में जब आप देखते हैं तो सूरज और चांद के बाद जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है वो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म, सबसे खतरनाक और शायद सबसे रहस्यमयी ग्रह शुक्र यानी वीनस। इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। साइज में, बनावट में ये पृथ्वी से इतना मिलता जुलता है कि अरबों साल पहले शायद ये भी हमारी पृथ्वी जैसा ही एक खूबसूरत नीला ग्रह था जिस पर महासागर थे। लेकिन आज शुक्र एक जीता जागता नरक है, एक ऐसा एसिडिक प्रेशर कुकर जहां का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, इतना गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। एटमॉस्फेयर का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है, मानो आप समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे चले गए हों, और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे पृथ्वी का ये जुड़वा भाई एक भयानक आग के गोले में बदल गया। शुक्र हमें अपने ग्रह पृथ्वी के भविष्य के बारे में क्या चेतावनी दे रहा है, और क्या इस नरक जैसे ग्रह पर भी जीवन की कोई संभावना हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम शुक्र ग्रह के हर राज से पर्दा उठाएंगे, इसके जन्म से लेकर इसके वर्तमान और इसके भविष्य तक हम सब कुछ जानेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तब पृथ्वी और शुक्र का जन्म लगभग एक ही समय पर और एक ही जैसे पदार्थों से हुआ था। दोनों ही चट्टानी ग्रह थे और सूरज से गोल्डीलॉक्स जोन के आसपास थे, यानी वो क्षेत्र जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। कई वैज्ञानिक मॉडल्स ये बताते हैं कि शुरुआती शुक्र पर भी पृथ्वी की तरह ही पानी के विशाल महासागर थे। उसका एटमॉस्फेयर भी शायद आज से बहुत अलग था, और शायद जीवन के पनपने के लिए परिस्थितियां भी मौजूद थीं। तो फिर गड़बड़ कहां हुई? दिक्कत थी शुक्र की सूरज से नजदीकी। शुक्र पृथ्वी के मुकाबले सूरज से लगभग 30% ज्यादा करीब है। इसका मतलब है कि उसे पृथ्वी से लगभग 2 गुनी सौर ऊर्जा मिलती है। अरबों सालों में हमारा सूरज धीरे धीरे और गर्म होता गया। पृथ्वी पर तो जीवन और जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं ने एक संतुलन बना लिया, लेकिन शुक्र पर कहानी पूरी तरह से पलट गई। बढ़ती गर्मी के कारण शुक्र के महासागरों का पानी तेजी से भाप बनकर उड़ने लगा। अब पानी की भाप यानी वाटर वेपर खुद एक बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसने और ज्यादा गर्मी को एटमॉस्फेयर में कैद करना शुरू कर दिया। इससे एक खतरनाक साइकिल शुरू हो गया, जिसे वैज्ञानिक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ज्यादा गर्मी, ज्यादा भाप, और ज्यादा गर्मी और ज्यादा भाप। ऊपरी एटमॉस्फेयर में सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी के मॉलिक्यूल्स यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हल्की होने की वजह से हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में उड़ गई हमेशा के लिए, और ऑक्सीजन ने सतह की चट्टानों के साथ मिलकर ऑक्सीडाइजेशन कर लिया। नतीजा, शुक्र ने अपना सारा पानी हमेशा के लिए खो दिया। पृथ्वी पर हमारे महासागर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, और फिर ये CO2 समुद्री जीवों के जरिए और रासायनिक प्रक्रियाओं से चट्टानों में कैद हो जाती है, जिसे हम कार्बोनेट रॉक्स कहते हैं। ये हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने वाला एक नेचुरल थर्मोस्टेट है। लेकिन शुक्र पर जब महासागर ही नहीं रहे तो ये कार्बन साइकिल पूरी तरह से ठप पड़ गया। ज्वालामुखियों से निकलने वाली सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड सीधे एटमॉस्फेयर में जमा होती चली गई, और आज शुक्र का एटमॉस्फेयर 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसने इस ग्रह को एक जहरीले और बेहद गर्म ब्लैंकेट में लपेट दिया है। तो आज शुक्र दिखता कैसा है? सबसे पहले तो आप इसकी सतह को देख ही नहीं सकते। ये ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने पीले बादलों की एक मोटी परत से ढका हुआ है। ये बादल इतने घने हैं कि ये 75% सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और यही वजह है कि शुक्र हमें आसमान में इतना चमकीला दिखाई देता है। लेकिन जो थोड़ी बहुत गर्मी अंदर पहुंचती है वो बाहर नहीं निकल पाती। जैसा मैंने बताया, सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है, जो बुध ग्रह मरकरी से भी ज्यादा है, जबकि बुध सूरज के सबसे करीब है। एटमॉस्फेयर का दबाव इतना ज्यादा है कि अगर आप वहां एक स्टील की पनडुब्बी भी भेज दें तो वो एक कोक के कैन की तरह पिचक जाएगी, और यहाँ की हवा भी शांत नहीं है। शुक्र के ऊपरी एटमॉस्फेयर में हवाएं 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो ग्रह के घूमने की रफ्तार से भी 60 गुना ज्यादा तेज है। इस घटना को सुपर रोटेशन कहते हैं, और वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब बात करते हैं सतह की। चूंकि हम बादलों के पार नहीं देख सकते, इसीलिए वैज्ञानिकों ने रडार का इस्तेमाल करके शुक्र की सतह का नक्शा तैयार किया है। नासा के मैगलेन ऑर्बिटर ने 1990 के दशक में यही काम किया था, और हमें शुक्र की सतह की सबसे विस्तृत तस्वीरें दी थी। सतह को देखकर पता चलता है कि ये ज्वालामुखियों से भरी पड़ी है। यहाँ पृथ्वी से कई गुना ज्यादा ज्वालामुखी हैं, हजारों की संख्या में। इनमें से कुछ तो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़े हैं। यहाँ कुछ अजीबोगरीब संरचनाएं भी हैं, जैसे पैनकेक डोम्स, जो मोटे चिपचिपे लावा के निकलने से बने हैं, और कोरोना, जो सतह के नीचे से गर्म मैग्मा के ऊपर उठने और फिर वापस गिरने से बनी गोलाकार संरचनाएं हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि शुक्र की सतह पर इंपैक्ट क्रेटर्स यानी उल्का पिंडों के टकराने से बने गड्ढे बहुत कम हैं, और जो हैं वो काफी नए लगते हैं। इससे वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि आज से लगभग 50 से 80 करोड़
साल पहले शुक्र पर कोई बहुत बड़ी जियोलॉजिकल घटना हुई थी जिसने पूरी सतह को लावा से ढक लिया था। इसे कैटास्ट्रोफिक रीसर्फेसिंग इवेंट कहते हैं, मानो पूरे ग्रह ने अपनी त्वचा ही बदल ली हो। शुक्र की एक और बात जो इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसका घूमना। हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन शुक्र और यूरेनस उल्टी दिशा में घूमते हैं यानी क्लॉकवाइज। इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि अरबों साल पहले कोई बहुत बड़ा पिंड शुक्र से टकराया होगा जिसने इसकी घूमने की दिशा ही पलट दी होगी। और शुक्र घूमता भी बहुत धीरे है, इतना धीरे कि इसका एक दिन इसके एक साल से भी ज्यादा लंबा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। शुक्र को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 243 दिन लगते हैं, जबकि उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 225 दिन लगते हैं। तो अगर आप शुक्र पर रहते तो आपका एक दिन आपके एक साल से भी बड़ा होता। ये एटमॉस्फेयर की सबसे अजीबोगरीब बातों में से एक है। शुक्र के इन भयानक हालातों के बावजूद इंसानों ने वहां पहुंचने की कोशिश की है। स्पेस रेस के दौरान अमेरिका का ध्यान चांद और मंगल पर था, लेकिन सोवियत संघ ने शुक्र को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने वेनेरा नाम से कई मिशन भेजे। शुरुआती कई मिशन फेल हो गए क्योंकि सोवियत वैज्ञानिक शुक्र के एटमॉस्फेयर के दबाव और गर्मी का सही अंदाजा नहीं लगा पाए थे। उनके प्रोब सतह पर पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1970 में वेनेरा 7 शुक्र की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने और वहां से डेटा भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। वो सिर्फ 23 मिनट तक काम कर पाया, लेकिन ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। बाद में वेनेरा 9 और वेनेरा 13 ने हमें शुक्र की सतह की पहली और एकमात्र तस्वीरें भेजी। उन तस्वीरों में हमें नारंगी आसमान के नीचे चट्टानी बंजर जमीन दिखाई दी। ये तस्वीरें आज भी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार मानी जाती हैं। अमेरिका ने भी मरीनर, पायनियर वीनस और मैगलिन जैसे मिशन भेजे जिन्होंने हमें शुक्र के एटमॉस्फेयर और सतह के बारे में बेशकीमती जानकारी दी। मैगलिन के रडार मैप ने ही हमें शुक्र के ज्वालामुखियों और अजीबोगरीब भूविज्ञान से परिचित कराया था। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, क्या शुक्र पर जीवन हो सकता है? सतह पर तो बिल्कुल नहीं। 465 डिग्री सेल्सियस और 90 गुना दबाव में वैसा जीवन पनप ही नहीं सकता जैसा हम जानते हैं। लेकिन सतह से लगभग 50 से 60 किलोमीटर ऊपर बादलों की परतों में हालात थोड़े अलग हैं। वहां का तापमान 30 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और दबाव भी लगभग पृथ्वी जैसा ही है। हाँ, वहां सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें हैं, लेकिन पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे चरमपंथी सूक्ष्मजीव यानी एक्सट्रीमोफाइल्स हैं जो एसिडिक वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। इस थ्योरी को 2020 में तब और हवा मिली जब वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्र के एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस का पता लगाने का दावा किया। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस या तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से बनती है या फिर उन सूक्ष्म जीवों द्वारा जो ऑक्सीजन के बिना रहते हैं। शुक्र पर ऐसी कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, तो क्या यह जीवन का संकेत हो सकता है? हालांकि इस खोज पर अभी भी बहुत बहस चल रही है। कुछ दूसरे वैज्ञानिक मानते हैं कि यह डेटा किसी और चीज का नतीजा हो सकता है या शायद फॉस्फीन किसी अज्ञात जियोलॉजिकल प्रोसेस से भी बन सकती है, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को शुक्र की ओर फिर से देखने के लिए मजबूर कर दिया है। ये एक छोटी सी संभावना है, लेकिन विज्ञान इसी तरह काम करता है। शुक्र के रहस्यों को सुलझाने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां नए मिशनों की योजना बना रही हैं। नासा अगले दशक में 2 बड़े मिशन भेज रहा है, डाविंची प्लस और वेरिटास। डाविंची प्लस एक प्रोब को शुक्र की एटमॉस्फेयर में उतारेगा ताकि उसकी संरचना को विस्तार से समझा जा सके। वेरिटास ऑर्बिट से शुक्र की सतह की हाई रेजोल्यूशन 3D मैपिंग करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन मिशन भी इसी तरह के लक्ष्य रखेगा और भारत का इसरो भी अपने शुक्रयान बर मिशन पर काम कर रहा है। ये सारे मिशन हमें शुक्र के बारे में वो जानकारी देंगे जो हमारे पास आज नहीं है। और अगर हम अरबों साल आगे की सोचें तो शुक्र का भविष्य और भी अंधकारमय है। हमारा सूरज धीरे धीरे एक रेड जायंट में बदल जाएगा, वो और ज्यादा गर्मी उगलेगा और शुक्र की सतह शायद पूरी तरह से पिघल जाएगी। क्या इंसान कभी शुक्र को बदल पाएगा? टेराफॉर्मिंग का आइडिया यानी किसी ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाना विज्ञान कथाओं में बहुत लोकप्रिय है। शुक्र को टेराफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले उसके घने CO2 एटमॉस्फेयर से छुटकारा पाना होगा और उसे ठंडा करना होगा। ये आज की टेक्निक के लिए असंभव है, लेकिन शायद हजारों साल बाद हमारे वंशज ऐसा करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, शुक्र की कहानी सिर्फ एक दूर के ग्रह की कहानी नहीं है, ये हमारे लिए, पृथ्वी के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। शुक्र हमें दिखाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो क्या हो सकता है। पृथ्वी पर हम फॉसिल फ्यूल जलाकर, जंगलों को काटकर एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रहे हैं। हम भी अपने ग्रह के नेचुरल थर्मोस्टेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शुक्र का उदाहरण हमें दिखाता है कि एक ग्रह का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे एक खूबसूरत दुनिया एक नरक में तब्दील हो सकती है। उम्मीद है आपको शुक्र ग्रह की ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही विज्ञान और दुनिया के जरूरी मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।